ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो 66 को असंवैधानिक घोषित किया गया है। 2015 में श्रेया संगल वाले मामलों में आक्रामक संदेश भेजने के लिए रोक लगाती है। इसमें दंड कितना था? 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दंड था। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन अगली धारा पे आ जाते हैं, 66B पे आ जाते हैं। 66A हो गया, चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड। अब देखिए, जो कोई जैसे चोरी का माल है, चोरी का कंप्यूटर, उसको बेईमानी से प्राप्त करेगा तो कितना दंड दिया जाएगा उसको? 3 वर्ष का कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इससे ज़्यादा अपन को नहीं पढ़ना है। पहचान की चोरी के लिए दंड 66C बताती है, जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड, अन्य विशिष्ट अनन्य पहचान का प्रयोग करेगा। मतलब पासवर्ड वगैरह आप ईजाद कर लें, किसी के एक्सेस कर लें कंप्यूटर तक, तो 3 वर्ष तक और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष तक और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 66D, कंप्यूटर संसाधन का प्रयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए दंड। अब कंप्यूटर के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? प्रतिरूपण कर, आप जो है नहीं है वो शो करके। प्रतिरूपण में क्या होता है? पर्सोनेशन में। मान लीजिए मैं विक्रम नहीं हूँ, फिर मैं भी अपने आप को विक्रम बता रहा हूँ, तो ये पर्सोनेशन है। तो मैं एक थानेदार नहीं हूँ, थानेदार बताऊँ, तो ये चीज़ आप देखिएगा। प्रतिरूपण द्वारा छल करके आप एसेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 वर्ष का कारावास, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। 66E, एकांतता के उल्लंघन के लिए दंड। जो कोई साजिश जानबूझकर किसी व्यक्ति के गुप्तांग का चित्र उसकी सहमति के बिना उस व्यक्ति के एकांतता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों के दिन प्रग्रहण प्रकाशित पारित करेगा। प्राइवेसी के फोटो अगर कोई इसके पब्लिश कर देता है, आप देख रहे हैं ना, फ्रेंडशिप में ये सब होता है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी फ़ोटो डाल दी तो थोड़ा आपत्तिजनक है, ये गलत बात है। एकांतता, प्राइवेसी का उल्लंघन है। अगर इस तरह का मीडिया पे पाया जाता है, आप रिपोर्ट कर देंगे, कोई भी होगा, तो 3 वर्ष के कारावास से या 2 लाख रुपए के जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष, 2 लाख या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे पारिश्रण वगैरह ये सब छोड़ दीजिएगा। साइबर आतंकवाद के लिए दंड बताया गया 66F में। साइबर आतंकवाद क्या है? अब देखिए, कुछ ऐसे अपराध हैं जो भारत की एकता, अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराध हैं, तो इसको अपन को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। साइबर आतंकवाद कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो एक समराइज तो आपके दिमाग में रहे, थोड़ा बहुत आइडिया का क्या बोलना है। तो जो कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या प्रभुता को खतरे में डालने या जनता के किसी वर्ग में निम्नलिखित द्वारा आतंक फैलाने के आशय से कंप्यूटर संसाधन तक पहुंच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को पहुंच से इनकार करने या इनकार करा के या प्राधिकार के बिना या प्राधिकृत पहुंच से अधिक किसी कंप्यूटर संसाधन में प्रवेश या उस तक पहुंच करने का प्रयास करके या किसी कंप्यूटर संदूषक को सन्निविष्ट करके या सन्निविष्ट करा के, और ऐसा करके ऐसा कार्य करता है जिससे व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें क्षति होती है, यह संपत्ति का नाश या विनाश होता है या होने की संभावना है, या जानते हुए इससे समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति सेवाओं को नुकसान, उसका विनाश होने की संभावना है, यह धारा 70 के अधीन विनिर्दिष्ट संवेदनशील सूचना अवसंरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, या जानबूझकर या साशय किसी कंप्यूटर संसाधन में। हाँ, मैं विंडो थोड़ा लगा देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है। जानबूझकर या साशय किसी कंप्यूटर संसाधन में प्राधिकार के बिना या प्राधिकृत पहुंच से अधिक प्रवेश या पहुंच करता है, और ऐसे कार्य द्वारा ऐसी सूचना डाटा, कंप्यूटर डाटा आधार सामग्री तक जो राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेशी संबंधों के कारण निर्बंधित है, या कोई निर्बंधन सूचना डाटा या कंप्यूटर डाटा आधार सामग्री तक यह विनिश्चय विश्वास करते हुए पहुंच प्राप्त करता है कि इस प्रकार अभी प्राप्त ऐसी सूचना डाटा या कंप्यूटर डाटा आधार सामग्री का उपयोग देश की ख्याति या किसी विदेशी राष्ट्र व्यष्टि समूह को क्षति पहुंचाने के लिए या अन्यथा किया जा सकता है, किए जाने की संभावना है, तो वह साइबर आतंकवाद करता है। देखिए, आतंकवाद से ध्यान दीजिएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान कारित करने की बात की जाए, ऐसा कोई क्राइम किया जाए कंप्यूटर के माध्यम से, ये साइबर आतंकवाद कहलाता है।
एकता अखंडता को प्रभावित करे, कई लोगों को नुकसान कारित करे, तो ये साइबर आतंकवाद है। जो कोई साइबर आतंकवाद कारित या करने की कूट रचना करेगा वह कारावास से आजीवन कारावास तक हो सकेगा दंडित किया जाएगा। आजीवन कारावास का दंड है यहाँ पे, बस इतना आप ध्यान दीजिएगा। 67, असली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या पारित करने के लिए दंड। अब देखिए, असली सामग्री को, जो कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी सामग्री को पारित करता है, पारित कराता है जो कामोत्तेजक है या कामुकता की अपील करती है, इन शब्दों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या यदि उसका प्रभाव ऐसा है कि व्यक्तियों को कलुषित या भ्रष्ट करने का आशय रखती। कामोत्तेजक, कामुकता की अपील, कलुषित या भ्रष्ट करने का आशय, ये 2-3 वर्ड इसमें याद रखिएगा। जो सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतर्विष्ट उसमें आरूढ़ सामग्री को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना है। अब देखिए, इस तरह का टिकटॉक जैसे वीडियो चल रहे हैं आज के समय में, तो ऐसा लगता है 21वीं सदी का भारत बहुत ही ख़राब होने वाला है, हमारे बच्चों की स्थिति आगे गड़बड़ होने वाली है। इतनी अश्लीलता परोसी जा रही है तो शर्म आती है कि कहाँ इंडिया में ये टिकटॉक पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। साइड बॉन्ड, कोई भी गलत वीडियो डालते हैं तुरंत उस पर प्रोहिबिट कर देना चाहिए, डिस्प्ले ही नहीं होना चाहिए वो, तो ऐसी कोई रणनीति बनाना चाहिए भारत सरकार को। ये शर्म वाली बात है हमारे इंडिया के लिए, हमारे संस्कारों की धज्जियाँ उड़ रही हैं यहाँ पे। तो इस तरह कुछ होता है, अश्लील सामग्री को पारित करता है कोई व्यक्ति, तो प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना है, और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पे 5 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 5 वर्ष और 10 लाख। 67A, इलेक्ट्रॉनिक रूप में लैंगिक प्रदर्शनकार आदि वाली सामग्री को प्रकाशित या पारित करने के लिए दंड। 67A, जो कोई किसी ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित पारित कराता है जिसमें लैंगिक प्रदर्शन का कार्य या आचरण अंतर्भुक्त। देखिए यहाँ पे लैंगिक प्रदर्शन का कार्य, तो इस तरह की कोई गतिविधि है, यहाँ पे कामोत्तेजक है, मतलब अश्लील टाइप का कुछ यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं तो 67 लगेगी। यहाँ पे सेक्सुअल इवेंट यहाँ पे डाल रहे हैं तो यहाँ पर 67A लगेगी। प्रथम दोष सिद्धि पे 5 वर्ष का कारावास, 10 लाख रुपए जो जुर्माना, और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पे 7 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया जाए। आगे बढ़ते हैं। 67B, काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलाप आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या पारित करने के लिए दंड। अब बच्चों के लिए ऑनलाइन इस तरह की गतिविधि प्रदर्शित कर रहे हैं जो कामोत्तेजक हैं, बस इसका मार्जिनल नोट पढ़िएगा, एक बार इसको पढ़ लेना। इसके अंदर क्या है, प्रथम दोष सिद्धि पे 5 वर्ष और 10 लाख, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पे 7 वर्ष और 10 लाख, पूर्ववर्ती धारा के समान दंड है इसमें। यहाँ पे एक परंतु है जिसमें लिखा है 67 और 67A और इस धारा के उपबंधों का विस्तार निम्नलिखित किसी पुस्तक, पर्चे, पत्र, लेख या पेंटिंग, प्रदर्शन या इलेक्ट्रॉनिक रूप की आकृति तक नहीं होता है जिसका प्रकाशन इस आधार पर जन कल्याण के रूप में न्यायोचित साबित किया गया हो। कोई ऐसी पेंटिंग है या फोटो वगैरह है जन कल्याण के हित में है तो नहीं होगा। जो सद्भावपूर्वक पारस्परिक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या प्रयुक्त की गई है, मान लीजिए किसी देवी देवता की मूर्ति है, अब मान लीजिए कोई ऐसी मूर्ति है जिसकी फ़ोटो अपन ने ली है, तो विवस्त्र मूर्ति है या बॉडीगत मूर्ति है, इस तरह की मूर्ति है, आप अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा। तो यहाँ अगर इनको हम प्रदर्शित करते हैं तो वो भी यहाँ पे छूट होगी। जैसे नटराज महाराज की मूर्ति है, महावीर स्वामी की मूर्ति, आप समझ सकते हैं। अब भू अंबर मतलब जो आकाश को अपना आवरण मान के चलते हैं और कुछ धारण नहीं करते शरीर पे, तो अब ऐसे में अगर कोई फोटो आप प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ अश्लीलता के दायरे में नहीं आएगी देवी देवताओं के संबंध में। 67C, मध्यवर्ती द्वारा सूचना या संरक्षण का प्रतिधारण। अब देखिए, इसको सूचना और संरक्षण का प्रतिधारण केंद्र सरकार जैसा बेहतर है उस प्रारूप में करना पड़ेगा। ऐसा कोई मध्यवर्ती जो शासक जानबूझकर उल्लंघन करता है ऐसी प्रतिधारण या संरक्षण करने का, तो उसको दंडित किए जाने की बात है, 3 वर्ष और जुर्माने से दंडित होगा। नियंत्रक को निर्देश देने की शक्ति, अब नियंत्रक निर्देश देता है किसको, आदेश द्वारा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी नंबर 1, नंबर 2 ऐसे प्राधिकारी के किसी कर्मचारी को आदेश से उपाय करने, क्रियाकलाप को बंद करने का आदेश देता है। ये कहता है कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा नहीं करो, पॉजिटिव नेगेटिव आदेश देता है। और कोई व्यक्ति ऐसे आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, जानबूझकर असफल होता है, तो 2 वर्ष के कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाए।
अब 69 देखिए, किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना के अपरोधन या मॉनिटरिंग करने, विगुणन करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति दी गई है। कौन निर्देश देगा? केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी प्राधिकारी या अधिकारी को निर्देश दे सकेंगे। बस आपको ध्यान देना है, इसको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार निर्देश देता है किसी अन्य प्राधिकारी को। अगर उपयोगकर्ता या मध्यवर्ती, अब यहाँ पे सब क्लॉज 4 पे आ जाएंगे अपन, इसका एक देखिएगा। उपयोगकर्ता, मध्यवर्ती कोई व्यक्ति उपधारा 3 में वर्णित अभिकरण की सहायता करने में असफल रहता है। जैसे कोई भी अभिकरण एजेंसी है, प्राधिकारी है, वो किसी से सहायता मांगता है तो वो सहायता नहीं करते हैं। ये सब क्लॉज 3 में ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिएगा नॉर्मल। 69A, किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना की सार्वजनिक पहुंच के लिए अवरोध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति। कौन निर्देश जारी करेगा सार्वजनिक पहुंच में? केंद्र सरकार। विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी, अंडरलाइन कीजिए, नंबर 1 नंबर 2 डाल दीजिएगा। ये अवरोध कर देंगे भैया, कोई विशेष सूचना है, सब लोगों को पहुंच नहीं होना चाहिए, कुछ विशेष लोगों तक ही पहुंच होना चाहिए। तो सब लोग ओपनली ना खोल पाए तो पासवर्ड डाले जाएंगे, पासवर्ड के आधार पे आईडी दी जाएगी, तब आदमी ओपन करके देख पाए। मध्यवर्ती है जो सब क्लॉज 3 बोलती है, मध्यवर्ती है जो उपधारा 1 के अधीन जारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है। मध्यवर्ती को ये ध्यान देना पड़ेगा, जो सर्विस प्रोवाइडर है, कि इस तरह की सूचना तक पहुंच किसी के ना हो। 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। पहुंच कर लेता है तो 7 वर्ष के कारावास, जुर्माने से दंडित होगा। 69B, साइबर सुरक्षा के लिए किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना मॉनिटर करने, एकत्रित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की शक्ति। अब देखिए, साइबर सुरक्षा के लिए ये केंद्रीय सरकार के किसी अभिकरण को प्राधिकृत कर सकती है कि वो क्या करे, साइबर सुरक्षा के लिए मॉनिटरिंग करे किसी प्राधिकरण को। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मध्यवर्ती पे ही अधिकार डाले गए। मध्यवर्ती उल्लंघन करता है सब क्लॉज 2 का, तो यहाँ पे मध्यवर्ती 3 वर्ष और जुर्माने से दंडित होगा। एक नॉर्मल तरीके से पढ़िएगा, यहाँ से कोई ओटी नहीं आते हैं। संरक्षित प्रणाली 70 में बताई गई, ये सब पूछा जाता है। समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे कंप्यूटर संसाधन को जो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्ष नाजुक सूचना अवसंरचना, इसको गोलेट कर दीजिएगा, नाजुक सूचना अवसंरचना की सुविधाओं को प्रभावित करता है, संरक्षण प्रणाली के रूप में घोषित कर सकता है। तो संचित सरकार को ये घोषित करने का अधिकार है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नाजुक सूचना अवसंरचना की सुविधाओं को प्रभावित करता है तो संरक्षण प्रणाली घोषित कर देगी, जिससे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको डिस्क्लोज ना हो पाए, वो सूचनाएं आम पहुँच में ना हो पाए। इसकी सब क्लॉज 3 है जो इसके लिए दंड की बात करती है। कोई व्यक्ति जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन में संरक्षित प्रणाली तक पहुंच प्राप्त कर लेता है, पहुंच प्राप्त करने का इनकार करता है, 10 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। बस इतना ही 2 चीज़ अपन को यहाँ पे पढ़ना है। 70A, राष्ट्रीय नोडल अभिकरण के बारे में बताती है। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार के किसी संगठन को नाजुक सूचना अवसंरचना संरक्षण की बाबत राष्ट्रीय नोडल अभिकरण अभिहित करेगी। अब देखिए, संरक्षित प्रणाली 70 में बताई गई है। अब नाजुक सूचना अवसंरचना का ह्रास हो रहा है तो हमें संरक्षित प्रणाली बनानी पड़ेगी। अब संरक्षित प्रणाली बनाएंगे तो उसको कौन कंजर्व करेगा? राष्ट्रीय नोडल अभिकरण, केंद्रीय सरकार इसकी अभिहित करती है, किसी संस्था को करती है। राष्ट्रीय नोडल अभिकरण सभी उपायों के लिए उत्तरदायी होगा जिसके अंतर्गत नाजुक सूचना अवसंरचना के संरक्षण से संबंधित अनुसंधान और विकास है, इन्वेस्टिगेशन और डेवलपमेंट है कि ये ना हो, इनका ह्रास ना हो, इसके लिए उत्तरदायी होगा राष्ट्रीय नोडल अभिकरण। कर्तव्य पालन जो विहित किए जाएं वो होंगे। 70B, भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल का राष्ट्रीय आपात अभिकरण के रूप में सेवा करना। नेशनल इमरजेंसी एजेंसी के तौर पे ये सेवा करता है राष्ट्रीय कंप्यूटर आपात मोचन, ये भी इमरजेंसी मोचन दल ही है, तो ये ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल नामक एक अभिकरण नियुक्त करेगी। 70B में केंद्र सरकार अभिकरण में एक महानिर्देशक और ऐसे अन्य अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो विहित किए जाएं। महानिर्देशक, अन्य कर्मचारी, वेतन भत्ते विहित किए जाएं वो होंगे। और
भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित कृत्यों का पालन करने वाले राष्ट्रीय अधिकरण के रूप में सेवा करेगा। ये क्या कार्य करेगा राष्ट्रीय आपदा मोचन दल, तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है कार्यों के बारे में कि साइबर आपात संबंधी सुरक्षा का संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार करना, साइबर सुरक्षा आपात का पूर्वानुमान और चेतावनी, जो भी खतरा हो सकता है साइबर तौर से डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो उनके बारे में पहले से आउट बनाना या पहले से प्रोटेक्शन करना, ये इनका कार्य होगा। अन्य उपाय करना, मेजरमेंट करना, कोऑर्डिनेशन करना, श्वेत पत्र जारी करना, श्वेत पत्र मतलब मार्गदर्शी सिद्धांत, सलाह, संवेदनशील टिप्पणी या श्वेत पत्र जारी करना, ये इनके कार्य होते हैं। यहाँ पे बताया गया है, सब क्लॉज 7 में आ जाएंगे अपन सीधे इसमें, और बाकी चीज़ें यहाँ पे छोड़िएगा। ऐसी कोई सेवा प्रदाता, मध्यवर्ती, डाटा केंद्र, निगमित निकाय और अन्य व्यक्ति जो उपधारा 1 के अधीन मांगी गई सूचना देने में निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहेगा, 1 वर्ष तक कारावास से या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। तो आपात मोचन दल के अंतर्गत संरक्षक सूचना के संबंध में व्यवस्था नहीं कर पा रहा है या निर्देश का अनुपालन नहीं कर रहा है, सूचना नहीं दे रहा है, तो 1 लाख, 1 वर्ष या दोनों से दंडित होगा। 71 दुरुपदेशन के लिए शास्ति, जो कोई नियंत्रक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के समक्ष अनुज्ञप्ति या इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दुरुपदेशन करता है, कुछ तत्वों को छिपाता है, गलत आधार पर जानकारी देता है, कारावास 2 वर्ष तक, 1 लाख रुपए के जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। 2 वर्ष का कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। गोपनीयता और एकांतता भंग के लिए शास्ति बताई गई है 72 के अंतर्गत। इस अधिनियम या तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय यदि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम में इसके अधीन बनाए गए नियमों विनियमों के अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अनुसरण में किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज पहुंच प्राप्त करता है सहमति के बिना, तो यहाँ पर 2 वर्ष के कारावास से या 1 लाख रुपए जुर्माने दोनों से दंडित होगा। मतलब गोपनीयता एकांतता भंग होती है। मेरा एक डॉक्यूमेंट है, उस तक कोई पहुंच प्राप्त कर रहा है, तो ये मेरी प्राइवेसी और कॉपीराइट उल्लंघन होगा। यहाँ पे ये मानिएगा, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियली जो लिखा हुआ है इनका उल्लंघन होगा। 2 वर्ष के कारावास, 1 लाख या दोनों से दंडित। तो इन दोनों धाराओं में एक जैसे दंड है, ध्यान दीजिएगा। 2-1-21 चलता है यहाँ पे। 72A विधिपूर्ण संविदा का भंग करते हुए सूचना के प्रकटन के लिए दंड। देखिए यह धारा के नाम से ही याद हो रहा है, कोई संविदा की गई उसको भंग करते हुए सूचना प्रकट कर देते हैं। हमारा आपका एग्रीमेंट है कि भैया हम कोई इन्फॉर्मेशन है उसको प्रकट नहीं करेंगे, आप उसको भंग कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, तो यहाँ 3 वर्ष का कारावास, 5 लाख रुपये जुर्माने दोनों से दंडित किए जाएंगे। ज़्यादा अंदर डीपली आप चाहें तो पढ़ लें, लेकिन उतना ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। 73 इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र की कतिपय विशिष्टियों को मिथ्या प्रकाशित करने के लिए शास्ति। अब गलत प्रकाशित कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र की विशिष्टियाँ गलत तरीके से प्रकाशित कर रहे थे, 2 वर्ष का कारावास, 1 लाख रुपये का जुर्माना, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन, तो जो कोई किसी कपटपूर्ण या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जानबूझकर सृजित करता है, प्रकाशित करता है, तो कितना दंड होगा? 2 वर्ष का या 1 लाख रुपए के जुर्माने से दोनों से। देखिए कॉमन दंड यहाँ पे चल रहे हैं। अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराधों उल्लंघनों को लागू होना 75 बता दिए। अधिनियम भारत में और भारत के बाहर भी लागू होता है। उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किए गए किसी अपराध या उल्लंघन को भी उसकी राष्ट्रीयता को विचार में लाए बिना लागू होंगे। गोला कर लीजिएगा, उसकी राष्ट्रीयता को विचार में लाएगा। मतलब एक अमेरिकन है, वो अपराध करेगा कंप्यूटर से इंडिया के संबंध में, तो वो भी इस एक्ट के दायरे में आकर दंडित किया जा सकता है अगर इंडिया में पकड़ा जाता है। राष्ट्रीयता को विचार में नहीं कि भारत का नागरिक होगा तभी हम दंडित होंगे, कोई भी व्यक्ति हो वो तो दंडित माना जाएगा, ये बताया गया 75 में। उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम की किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी अपराध का उल्लंघन को लागू होगा यदि उस कार्य या आचरण में जिससे यह अपराध या उल्लंघन होता है भारत में अवस्थित कोई कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क अंतर्गत होता है। मतलब अमेरिका से कोई ऐसा आपने मैसेज भेजा है कि इंडिया में यहाँ पे दंगे भड़क गए हैं, तो आप लाइबल हो जाएंगे। आप लाइबल हो जाएंगे, भले ही आप अमेरिकन हैं, चाहे आप पाकिस्तान से अमेरिका में आके रहने लगे अमेरिकन हैं, पाकिस्तानी मूल निवासी हैं, तो भी आपके ऊपर लाइबल हो। ये जरूरी नहीं है इंडिया के लोग हों, जब इंडिया में पकड़े जाएँ तो जब इंडिया में बुलाया जा सकता है। ट्रेडिटी अगर हमारी होगी तो ट्रेडिटी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यर्पण संधि के आधार पर बुला लेंगे, दंडित कर देंगे। नहीं होगी तो क्या होगा, हम लोग दूसरे देश के एम्बेसी के थ्रू वहाँ दंडित कराने की बात करें इंटरनेशनल।
अधिहरण, अधिहरण जब्ती वब्ती होती है, तो जो कोई अपराध से संबंधित मटेरियल होता है, कंप्यूटर, फ्लॉपी मलॉपी डिस्क में, सब जब्त करने के योग्य होंगी। 76 बताती है। 77 प्रतिकर शास्ति या अधिहरण का अन्य दंडों में हस्तक्षेप न करना। तो देखिए जो दंड दिया जाएगा वो अलग चीज़ है, जब्ती वब्ती जो होते हैं ये बिल्कुल अलग चीज़ होती है। प्रतिकर शास्ति अधिहरण का अन्य दंडों में हस्तक्षेप न, और किसी को इम्प्रिजमेंट देना है तो वो दिया जा सकेगा। इससे वो ये नहीं बोला जाएगा प्रतिकर दे दिया है, शास्ति अधिग्रहण लगा दिया है तो अब और कोई दंड नहीं दिया जाएगा, तो ये बात अलग है। अन्य दंड दिए जा सकेंगे, इनसे कोई रोक नहीं होगी कि जब्ती कर ली है, अब मान लो हमारा कंप्यूटर मैंने चोरी का था, आप ले गए, तो बात ख़त्म करो ना, कंप्यूटर ले जाओ आप, उसका कीबोर्ड ले जाओ, माउस सीपीयू ले जाओ, बस बात ख़त्म करो। ऐसा नहीं है, वो तो जब्त होगा फिर सज़ा भी दी जाएगी, तो ये रोक नहीं लगाई जाएगी, ऐसा कुछ यहाँ प्रोविजन है। अपराधों का समन, देखिए इससे पहले भी अपन एक जगह समन पढ़ चुके हैं, 25,000 प्रतिकर, 25,000 शास्ति का समन। यहाँ अपराधों का समन, सक्षम अधिकारता वाला कोई न्यायालय उन अपराधों से भिन्न अपराधों का समन कर सकेगा जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन आजीवन कारावास या 3 वर्ष से अनधिक के कारावास के दंड का उपबंध किया गया है। अब आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है। 3 वर्ष तक के मामले हैं, जो 3 वर्ष से ऊपर या आजीवन कारावास के मामले, उनका समन नहीं होगा। 3 वर्ष तक के मामलों का समन हो जाएगा, मतलब 1 दिन से लेकर 3 वर्ष तक के अपराध से दंडित मामले हैं उनका समन हो जाएगा। 3 वर्ष तक के से भिन्न का समन कर सकेगा। आजीवन कारावास 3 वर्ष से भिन्न क्या होता है, 3 वर्ष से कम के मामले या 3 वर्ष तक के। परंतु न्यायालय ऐसे अपराध का समन नहीं करेगा जहां अपराधी उसकी पूर्व दोष सिद्धि के कारण या तो वर्धित दंड का या भिन्न प्रकार के किसी दंड का दायी, तो रोक लगाई गई दंड के लिए या कोई भिन्न प्रकार का दंड दिया जाए तो यहाँ दायी नहीं होगा। परंतु यह और कि न्यायालय ऐसे किसी अपराध का समन नहीं करेगा जहां ऐसा अपराध, पहला नंबर डालिए, देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालता है। दूसरा नंबर डालिए 18 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया है, और तीसरा नंबर डालिए किसी स्त्री को संबंध में किया गया है। बालक के संबंध में किया गया है या स्त्री के संबंध में किया गया है, 3 पॉइंट देखिएगा, इनका संबंध नहीं होगा किसी के एंगल में। सामाजिक आर्थिक स्थिति, 18 वर्ष से कम आयु बालक के विरुद्ध या किसी स्त्री के विरुद्ध अपराध किया गया तो संबंध नहीं होगा। अब देखिए सब क्लॉज 2 यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग की व्यवस्था देती है। इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति या उस न्यायालय में जिसमें अपराध विचारण के लिए लंबित है, समन के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा, और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 265B और 265C के ऊपर लागू प्ली बार्गेनिंग किया जा सकेगा। आवेदन लगा सकेगा अभियुक्त, 7 वर्ष तक के मामलों का प्ली बार्गेनिंग करने की बात है तो यहाँ की जा सके। 77B, 3 वर्ष के कारावास वाले अपराधों का जमानती होना। यहाँ लिखा है दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए 3 वर्ष से उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे। 3 वर्ष अधिक वाले अपराध क्या संज्ञेय होंगे, और 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध जमानती होंगे। 3 वर्ष तक के मामले में जो आएगा उन्हें जमानत दी जा सके, 3 वर्ष से ऊपर वाले अजमानती होंगे। 3 वर्ष तक के मामले जमानती होंगे और 3 वर्ष या उससे अधिक के मामले संज्ञेय मामले आ जाएंगे। मतलब 3 वर्ष से कम वाला मामला होगा तो क्या होगा, 2 वर्ष की सजा होनी है किसी को तो असंज्ञेय मामला माना जाएगा। असंज्ञेय, संज्ञेय और असंज्ञेय का कॉन्सेप्ट समझिए। असंज्ञेय होगा तो क्या होगा, परिवाद होगा। संज्ञेय होगा तो क्या होगा, FIR होगी। अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट धारा, ये पूछी जाती है बहुत, IMP इस पर लगा दीजिएगा। कौन करेगा, दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए कोई ऐसा पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करेगा। ऑब्जेक्टिव लगाएं तो ध्यान देना, पहले DSP था, यहाँ पे DSP को प्रतिस्थापित करके यहाँ पे निरीक्षक लिख दिया है। निरीक्षक से पंक्ति से नीचे का ना हो, मतलब 3 स्टार वाला थाना प्रभारी निरीक्षण करेगा, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेगा। सेक्शन 79 है कतिपय मामलों में मध्यवर्ती को दायित्व से छूट। तो यहाँ पे थोड़ा इसका नाम याद रखिएगा, ज़्यादा अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक बार पढ़ लेना आप क्या क्या दायित्व से छूट दी गई है। 12A है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परीक्षक के बारे में बताई गई है। EEE के बारे में हम लोग 45A में पढ़ते हैं एविडेंस में, उसी की बात यहाँ की गई है कि 79A कहती है केंद्रीय सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का परिसूचित अधिसूचित करना। केंद्रीय सरकार किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप में साक्ष्य का विशेष राय उपलब्ध कराने के प्रयोजन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग, निकाय या अभिकरण को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के रूप में निर्दिष्ट करेगी। तो यहाँ देखिए कोई विभाग हो सकता है, कोई यहाँ पे अधिकरण हो सकता है जिसको क्या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक मतलब EEE
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य 45 में लिखा है ना, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई, इसको बनाया जाएगा। 80 प्रकीर्ण में आ जाते हैं। पुलिस अधिकारी और अनधिकारी की प्रवेश करने, तलाशी लेने आदि की शक्ति। तो कौन कौन प्रवेश कर सकेगा, तो यहाँ पे लिखा है सीआरपीसी में किसी बात के होते कोई पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, अंडरलाइन कीजिए, या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई अन्य अधिकारी, अंडरलाइन कीजिए, प्रवेश कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा और क्या करेगा, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। 3 पावर हैं इन दो को, निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न अधिकारी और केंद्रीय या राज्य सरकार का कोई अन्य अधिकारी प्रवेश करने, तलाशी लेने और बिना वारंट गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है इस एक्ट में। गिरफ्तारी के संबंध में, तलाशी के संबंध में सीआरपीसी के उपबंध लागू होंगे, ये बताया गया क्लॉज 3 में। 81 कहती है अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। ये अधिनियम क्या होगा, किसी अन्य विधि में इससे असंगत किसी बात के होते हुए प्रभावी होगा। अगर अन्य विधि में और आईटी एक्ट में विरोधाभास है तो आईटी एक्ट की वैलिड माना जाएगा, आईटी एक्ट की धाराएं लागू होंगी, अन्य विधि शून्य हो जाएगी वहाँ पर। परंतु इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति की प्रतिलिपि अधिकार, कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, पेटेंट एक्ट है 1970 का, के अधीन प्रदत्त किसी अधिकार का प्रयोग करने से निर्बंधित नहीं करती। इनके अधीन कोई अधिकार होता है तो इनके प्रयोग को करने से निर्बंधित नहीं करेगी, रोक नहीं लगाएगी, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना। 81 अधिनियम का इलेक्ट्रॉनिक चेक और संक्षेपक चेक को लागू होना। देखिए इलेक्ट्रॉनिक चेक अपन लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने कभी इलेक्ट्रॉनिक चेक का उपयोग किया हो तो कीजिए, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, अपन को इतना लंबा ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए। जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं तो वो चेक क्या करते हैं, ई चेक ही भेजते हैं, ईमेल के द्वारा चेक भेज देते हैं ये लोग, और चेक को डिजिटल साइन भी ये लोग करते हैं और उसको भेजा जाता है बैंक को। बैंक क्या करती है, उस चेक को फॉरवर्ड करती है, जिस व्यक्ति को भेजा है अपन ने वो फॉरवर्ड करता है बैंक को, बैंक क्या करती है वो पैसा रिफंड कर देती है, जाने की ज़रूरत नहीं होती, घर बैठे ही पैसा हो जाता है चेक के द्वारा। तो ये थोड़ी सुविधाएं नहीं है उतनी अब उतना, तो ये इस पर ही एक्ट लागू होता है अधिनियम का इलेक्ट्रॉनिक चेक और संक्षिप्त चेक को लागू होना। बस इतना आप देखिएगा, इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना है, इस धारा बिल्कुल छोड़िएगा। इलेक्ट्रॉनिक चेक और संक्षिप्त चेक को लागू कौन सी धारा बता रही, 81A। 82 नियंत्रक, उपनियंत्रक, सहायक नियंत्रक का लोक सेवक होना। धारा 21 के अंतर्गत ये तीनों लोग क्या होंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे। 83 निर्देश देने की शक्ति, केंद्रीय सरकार किसी राज्य सरकार को इस अधिनियम इसके अधीन बनाए गए नियम विनियम आदेश या किन्हीं उपबंधों को राज्य में निष्पादित करने के लिए निर्देश दे सकेगी। तो केंद्र सरकार निर्देश देती है किसको, राज्य सरकार को, ये आप ध्यान। सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण, सद्भाव में अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए संरक्षण, कोई बाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी किसी व्यक्ति के ऊपर। किसके ऊपर, पहला केंद्र सरकार के ऊपर नहीं होगी, दूसरा राज्य सरकार के ऊपर नहीं होगी, तीसरा नियंत्रक के ऊपर नहीं होगी, चौथा उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति, और पांचवा न्याय निर्णयक अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। इन 5 लोगों के विरुद्ध नहीं होगी, तो लगभग सभी लोग प्रोटेक्ट हो रहे हैं इसमें। 84C ये गुण लेखन के ढंग और पद्धतियाँ, इसके बारे में बताती है 84C। केंद्रीय सरकार बेहद करती है, क्या होगी, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स के संबंध में गुण लेखन के ढंग, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स होता है ना, जो व्यापार के तरीके होंगे, इसमें क्या पद्धतियाँ अपनाई जाएंगी, क्या मोड होंगे, ये केंद्र सरकार डिसाइड करती है। ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजन, अलीबाबा, ये साइटों से अपन लोग परचेज करते हैं। 84B अपराधों के दुष्पीड़न के लिए दंड। तो क्या अगर कोई इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध का दुष्पीड़न करता है तो कितना दंड से होगा, अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। सबसे लास्ट की लाइन इसमें अंडरलाइन कर देना, अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। दुष्पीड़न कितने में, 84B में है। अपराध के किए जाने के लिए प्रयत्न के लिए दंड, अगर कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का प्रयत्न करता है तो उसके लिए क्या दंड दिया गया है, तो यहाँ पे लिखिएगा, सबसे लास्ट की सेकंड लास्ट लाइन देखिएगा, जहाँ कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से अपराध के लिए उपबंध अधिकतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी। यह जुर्माने से जो अपराध के लिए उपबंधित है, दोनों से दंडित किया जाएगा। 1/2 अधिकतम कारावास का, यह जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। प्रयत्न के लिए कंपनियों द्वारा अपराध, ये अपन हर जगह पढ़ते हैं, वही लिखा है इसके अंदर में, कुछ पढ़ाने वाला नहीं हो। कंपनी में हर एक्ट में यही धारा कॉपी पेस्ट मारी जाती है, इसमें कुछ नहीं वो लोग करते हैं। कंपनी का कोई प्राधिकारी, कंपनी स्वयं, इस तरह की यहाँ पे लाइबिलिटी बताई गई है, तो ये आप देखिएगा। कठिनाइयों को दूर करना कौन करता, केंद्र सरकार करता। जब अधिनियम बनता है उसके 2 वर्ष तक वो कठिनाई दूर करने का उसको पावर है, उसके बाद सिर्फ पार्लियामेंट को पावर है अमेंडमेंट करने का।
केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति दी गई है। सेक्शन 87 के अंतर्गत केंद्र सरकार नियम बनाती है आईटी एक्ट में। वो नियम क्या होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह का अधिप्रमाण तकनीकी विश्वसनीयता विचार करने की शर्तें बताता है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह या अधिप्रमाण को अभिनिश्चित करने की प्रक्रिया, वह रीति, फीस, मीस, रूप, विधान, प्रारूप, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। आप इसको देखिएगा, यहाँ से कोई अंदर से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इतना पूछेगा जाएगा केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति किस धारा में? 87 में। जब ऐसे नियम बन जाएंगे तो इन नियमों को सब क्लॉज 2 के अंतर्गत बताया गया है, सब क्लॉज 3 के अंतर्गत यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा, जो कुल मिलाकर 30 दिन से अधिक नहीं होंगे। तो 30 दिन के अंदर अपन दोनों सदनों के अंतर्गत रखेंगे। 88 सलाहकार समिति का गठन सेक्शन 88 में बताया गया है। देखिए, केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात यथाशीघ्र एक समिति का गठन करेगी, एक समिति का गठन करेगी जिसे साइबर विनिमय सलाहकार समिति कहा जाएगा। साइबर विनिमय सलाहकार समिति में एक अध्यक्ष होगा और इतनी संख्या में ऐसे अन्य शासकीय अस्थिति पदस्थ होंगे जो मुख्य रूप से प्रभावित हितों को प्रतिनिधित्व करते हों या जिन्हें विषय वस्तु का विशेष ज्ञान हो, जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे। साइबर विनिमय सलाहकार समिति केंद्रीय सरकार को, ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन करना इम्पोर्टेंट है, ये थर्ड क्लॉज IMP कीजिएगा। ये सलाहकार समिति क्या करेगी? केंद्र सरकार को या तो साधारणतः किन्हीं नियमों बंदों संबंध में किसी अन्य प्रयोजन के लिए, नियंत्रक को, दूसरा पॉइंट है, नियंत्रक को इस अधिनियम के अधीन विनियमों को बनाने में सलाह देगी। तो ये केंद्र सरकार और नियंत्रक को सलाह देने के लिए बनाई जाती सलाहकार विनियम समिति। नियंत्रक की विनियम बनाने की शक्ति। अब देखिए, नियंत्रक जो है विनियम बनाएगा। पदाधिकारी क्या बनाते? रेगुलेशन बनाते, नियम बनाते के पावर किसको? सरकार को होता है हमेशा। तो नियंत्रक साइबर विनियम सलाहकार समिति से परामर्श करने के पश्चात ये एडवाइस देती है समिति, और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से केंद्रीय सरकार से सहमति लेता है। राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा। कौन बनाता है विनियम? नियंत्रक बनाता है। कितने में? 89 में। क्या विनियम होंगे? प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के प्रकटन अभिलेख से युक्त डाटा संचय अनुरक्षण से संबंधित विशिष्टियाँ। क्या विशिष्टियाँ होंगी? किस तरह मान्यता प्रदान की जाएगी, अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाएगी, किस तरह? तो ये सब जो नियम बनाएगा, ये कौन बनाएगा? नियंत्रक बनाएगा, परामर्श समिति के परामर्श के पश्चात और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से। 2 शब्द और इसके साथ आप याद रखिएगा। ऐसे नियमों को संसद के समक्ष रखा जाएगा कुल 30 दिन के लिए, दोनों सदनों में या एक से अधिक सत्र में। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति भी सेक्शन 90 में दे दी है इन्होंने। मुझे ऐसा लग रहा है Iटी एक्ट कहीं ना कहीं समवर्ती सूची की बात करने लगा है। तो राज्य सरकार नियम बना सकती है Iटी एक्ट के संबंध में, और ऐसे नियमों को यथाशीघ्र विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। जहाँ एक सदनी है तो उसमें, या 2 सदनी है तो दूसरे। यथाशीघ्र 30 दिन समय नहीं होता है यहाँ पे। 91 से लेकर 94 यहाँ पे विलोपित कर दिया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। Iटी एक्ट 2008 द्वारा हटा दिया गया है। शेड्यूल 1 अपन ने पढ़ी ली थी, 5 दस्तावेजों पर लागू नहीं होता है। शेड्यूल 2 में KYC के बारे में, अपने ग्राहकों को सेवाओं के उपयोग के बारे में एक पद्धति यहाँ पे दी गई है, जिसको अपन को पढ़ना नहीं, बस इतना ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अधिप्रमाणन मतलब KYC करानी पड़ती है अपन को, तब अपन कोई उपयोग कर पाते हैं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का। इस तरह की बात यहाँ पर की गई। अनुसूची 3 और 4 2008 में रिपील कर दी गई हैं। तो ये अपना एक Iटी एक्ट का एक कॉम्बो है जो अपन लोगों ने अभी पढ़ा है, तो इसको थोड़ा ध्यान